एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज से हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी। एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक आपके लिए हिस्ट्री की पूरी क्लास अवेलेबल होगी। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमें वो विषय पढ़ना क्यों है, वो विषय क्या होता है। तो आज क्लास यहीं से शुरू करते हैं कि आखिर हिस्ट्री कहते किसे हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पूर्व के अध्ययन को इतिहास समझ लें। पूर्व का अध्ययन ही सिर्फ इतिहास नहीं हो सकता। इतिहास उस विषय का नाम है जिसमें भूतकाल में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो उस काल में सबसे अलग और प्रासंगिक हो, वह इतिहास बन जाया करती है। यह इतिहास ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है शोध करना। और शोध करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बल्कि शोध करने का अर्थ यह है कि हम उसकी इतनी गहनता से जांच करें और आकलन करें कि वर्तमान का उस पे क्या असर पड़ सकता है और वर्तमान इस भूतकाल से कैसे सीख सकता है। ये है हिस्ट्री। दूसरा प्रश्न होता है कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। आखिर इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों पढ़ें इतिहास? जरा सा अपना मनस्थिति रखिए और इस इमोजी को देखिए जो सोच रहा है कि आखिर इतिहास को पढ़ने की जरूरत क्या है, हमें क्या फायदा होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन में, हमारे फ्यूचर में। तो इस इतिहास का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में भी, और साथ ही साथ इसका बहुत बड़ा पोर्शन यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन, एसएससी, सीएचएसएल, जीडी और यूपीएसआई एग्जामिनेशन में आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। तो आखिर इस इतिहास को पढ़ना कैसे है? एक तो कहें कि आखिर इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ इतिहास आप जानते हैं, एंशिएंट इंडिया है, मेडाइवल इंडिया है और मॉडर्न इंडिया है। इन तीनों का हमें अध्ययन करना है। कई बार विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि आखिर इतिहास में हम जो पढ़ रहे हैं उसका वर्तमान में कैसे प्रयोग करें। तो क्या कारण है कि 1526 से लेकर के मुगल सम्राट अकबर के काल से पहले पहले और पूरी दलई डायनास्टी आई और चली गई कुछ ही वर्षों में। कोई बहुत लंबा साम्राज्य और पूरे भारत पे विस्तार नहीं कर पाया, कुछ एक क्षेत्रों तक इन लोगों के शासन प्रशासन चले। लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ अकबर जैसे बादशाह ने पूरे भारत पे अपना साम्राज्य का परचम भी लहराया और काफी दिनों तक शासन भी किया और मुगल सल्तनत को असली में स्थापित करने वाला शासक बना। और ये मुगल सल्तनत 1526 से लेकर के 1857 तक आपको देखने को मिलता है।
कारण अकबर का क्या होना, टॉलरेंस होना। उसके अंदर टॉलरेंस है, सब्र करने की क्षमता है। वो तलवार भी चलाना जानता है और दिल जीतना भी जानता है। उसे यह भी मालूम है कि तलवार कैसे चलाना है, और उसे यह भी मालूम है कि किस प्रकार से शासन करना है। उसने राजपूत नीति का पालन किया और राजपूतों को बहुत से पोस्ट दिए, जिसपे वो आसीन रह करके साम्राज्य के प्रशासन को और बेहतर तरीके से चला भी रहे थे और बाहरी खतरों से बचाए भी रख रहे थे। इस नीति ने अकबर को मुगल सम्राट इस नीति ने अकबर को मुगल सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ बनाया और मुगलिया सल्तनत को ज्यादा दिनों तक भारत पे एस्टैब्लिश करने का एक माध्यम भी प्रोवाइड कराया। आप देखेंगे कि अकबर के काल से लेकर के फिर औरंगजेब के काल तक हिंदू सरदारों का, मंत्रियों का प्रभुत्व बढ़ जाता है। तो इतिहास को आज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की? तो जब कभी आप सिलेक्शन के बाद किसी संगठन में जाएंगे, तो उस संगठन में जाने के बाद आपको अगर अपनी कोई बात पहुंचानी है, संगठन में अपना रुतबा बढ़ाना है, संगठन में अपनी एक पहचान बनानी है, तो आप उग्रता का चुनाव नहीं करेंगे, आप सहिष्णुता का चुनाव करेंगे, मेल मिलाप का चुनाव करेंगे, और फिर इन सब अवधारणाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तभी जाकर के आप एक बेहतर ऑफिसर, कर्मचारी बन सकेंगे और अपने ऑफिस, अपने डिपार्टमेंट में एक अलग नाम बना सकेंगे। बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए हैं इतिहास में, बहुत से बादशाहों ने, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग रहे जिनका नाम हमेशा हम भारतवासियों के दिलों पे रहता है। महाराजा शिवाजी को कौन भूल सकता है? उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके साहसिक निर्णय और उनका युद्ध कौशल आज भी भारत में चर्चा का विषय है। आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है उन्हें। जंगल का राजा भारी भरकम वजन वाला हाथी नहीं है। जंगल का राजा चतुराई वाली लोमड़ी भी नहीं है। जंगल का राजा शेर है, जिसके पास ताकत भी है, बुद्धि भी है, लेकिन उसके बीच में संतुलन है। और यही चीज आपको देखने को मिलेगी महात्मा गांधी के अंदर। अर्धनग्न फकीर कहा था ना चर्चिल ने, उस अर्धनग्न फकीर ने अपनी ताकत भी दिखाई, अपनी चालाकी भी दिखाई और इनको भारत से बाहर कर दिया। इतिहास इसलिए पढ़ना है कि आपको अपने अंदर इस ऐतिहासिक घटनाओं के अवलोकन के साथ ना सिर्फ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने की रणनीति बनानी है, बल्कि सिलेक्शन के बाद अपने डिपार्टमेंट में भी एक बेहतर कर्मचारी, ऑफिसर आप कैसे बन के रह सकते हैं, सरकार के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए, आपके अधीनस्थों के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए, इसका भी अध्ययन आपको इतिहास से मिलेगा। अब एंशिएंट इंडिया की बात आई तो एंशिएंट इंडिया में हमें पूरा पाषाण काल पढ़ना है, मध्य पाषाण काल पढ़ना है, नवपाषाण काल पढ़ना है। ये सभी ऐसे एरा हैं जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, कृषि व्यवस्था पहली बार शुरू हो रही है, आग की उत्पत्ति हो रही है, पहिए की उत्पत्ति हो रही है, लोग जमीन खोद करके रहना शुरू कर रहे हैं। बुरझोम, कश्मीर, दमदमा, महदहा, ये सब पूरा पाषाणिक स्थल हैं। चिरांद बिहार में। फिर उसके बाद इसी प्राचीन भारत के इतिहास में हमें वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ना है।
जिसमें हम ये देखेंगे कि एक आयरन की खोज ने पूरी सभ्यता को बदल करके रख दिया था। इस पे विस्तार से चर्चा होगी, तो मैं बताऊंगा सिर्फ एक खोज ने कैसे भगवान तक की संकल्पना को बदल दिया था कि वैदिक पीरियड में जहां इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण थे, लेटर वैदिक पीरियड में पशुपति और विष्णु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका आता है मौर्यन पीरियड, एक बड़ा पोर्शन है। फिर गुप्ता एम्पायर है, फिर चोला डायनेस्टीज है। चोलों का सबसे बड़ा महत्व भारत के इतिहास में उनका स्थानीय स्वशासन था। उनकी स्थानीय स्वशासन की प्रणाली इतनी मजबूत थी कि आज भी दक्षिण भारत में उसके अंश दिखाई देते हैं। इनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी आपको मामलापुरम में दिख रही है, महाबलीपुरम में दिख रही है। पूरा तमिलनाडु का पोर्शन चोलों के अधीन था। फिर उसके बाद आता है मेडाइवल। यहां हमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक पढ़ना है। और फिर उसके बाद हमें मुगलिया सल्तनत को पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें भक्ति आंदोलन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य देखेंगे और सूफी आंदोलन के भी कुछ पोर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है 1707 से लेकर के 1947 तक। 1707 औरंगजेब की मृत्यु और 1947 जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक इसे आधुनिक भारत के इतिहास के कालखंडों में इतिहासकारों ने बांटा है। इसमें हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन देखेंगे। इसमें हम महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन देखेंगे। इसमें हम जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उन पर भी डिस्कशंस करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमें देखना चाहिए। क्योंकि अगर एक बेहतर एग्जाम की तैयारी करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है एनालिसिस का होना। अब एनालिसिस की बात यहीं पे आ गई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये वही है कि स्टोन एज के बाद हमें क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक लेटर वैदिक पीरियड, फिर मौर्यन, फिर लेटर मौर्यन, सातवाहनाज, गुप्ताज, वर्धनाज एंड चोलाज डायनेस्टी। अब ये जो सिलेबस की बात आई, एनालिसिस की बात आई, तो जरा इसको गौर से देखिएगा। किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी का मानक क्या होना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन और उसकी ट्रेंड एनालिसिस, और फिर उसके बाद अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अब मान लीजिए कि 1857 की क्रांति का एक ऑप्शन लें। 1857 की क्रांति का एक ऑप्शन लिया और 1857 की क्रांति क्या कही जाती है? एक असफल क्रांति थी। तो इसकी असफलता के कई कारण थे। नेतृत्व की कमी थी, इक्विपमेंट की कमी थी, एक स्थान पे एक टाइम पे हुआ, दूसरे स्थान पे दूसरे वक्त में हुआ, एक साथ ना हो सका तो अंग्रेजों ने पहले एक जगह को खत्म किया, फिर दूसरे जगह पे आंदोलन जो चल रहे थे उनको दबा दिया। ये कमियां दिखती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कमी दिखती है, लीडरशिप की कमी दिखती है। तो क्या जो भविष्य में भारत को आजाद कराने वाली लीडरशिप है वो इस 1857 की बड़ी घटना की कमियों को नहीं जांचेगी, ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेगी कि कमी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की कमी है तो फिर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनाएंगे। नेतृत्व की कमी है तो महात्मा गांधी जैसा नेतृत्व लेकर के आएंगे। भाईचारे, बंधुत्व और एक दूसरे के साथ देने की कमी है तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मजदूरों की कमी है तो 1930 में मजदूर आकर के जुड़ना शुरू हो जाएंगे। ये कमियां दूर की गई।
ये ट्रेंड एनालिसिस है जो आपको इतिहास के पढ़ने के दौरान अपने अंदर रखना है। और एक बार कोई घटना हो रही है तो उस घटना का दूसरी घटना से कैसे जुड़ाव है, खिलाफत असहयोग से कैसे अलग है, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से कैसे अलग है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से कैसे अलग है, इसको समझना है। तो आप बहुत जल्द एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे कि पूरी सीरीज हिस्ट्री की आएगी। रहबर नवाज आपके लिए वो सारी सीरीज लेकर के आएंगे बहुत जल्द। आप एक एक करके उस वीडियोस को देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। देखते रहिए एग्जाम 30 प्लेटफॉर्म। जय हिंद।